जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले करीब 2 से 3 दिनों से मनीष सिसोदिया जी के बारे में आपने काफ़ी बातें सुनी होंगी। शराब नीति में घोटाले को लेकर उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे, जिसके तहत उनको सीबीआई ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी इस याचिका को जल्द सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले वो कोर्ट में एलजी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ चुके हैं कि एलजी ने ही इस शराब नीति को मंजूरी भी दी थी। लेकिन इस शराब नीति में ऐसा क्या था जिसके कारण मनीष सिसोदिया के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, और क्यों उनका नाम इस घोटाले में सबसे ऊपर लिया जा रहा है? क्योंकि मनीष सिसोदिया 30 से भी ज़्यादा विभाग संभालते हैं, और मनीष सिसोदिया का अंदर जाने का मतलब है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को गहरा धक्का लगना। आने वाले समय में कई सारे जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इस्तेमाल भी कर सकती है। ये बोल सकती है कि भाई भाजपा जो है आम आदमी पार्टी से डर गई है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भी आसान हो जाएंगे। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपित मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इसका मतलब साफ है कि अब सीबीआई सिसोदिया से और कड़ी पूछताछ करेगी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच करते हुए ईडी ने पाया कि इस शराब घोटाले में राजस्व को 2873 करोड़ रुपए का उल्टा नुकसान हुआ है। अगर हम समझें कि भाई आखिर ये शराब घोटाला है क्या, तो इसको ऐसे देखिए कि नवंबर 2021 में लागू करी गई दिल्ली सरकार की शराब नीति के तहत राज्य में कुल 849 दुकानें खोली गई। इस शराब नीति से पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थी। वहीं घोटाले के लिए तैयार की गई शराब नीति में सभी दुकानें प्राइवेट कर दी गई। इससे सरकार को सीधी तरह से नुकसान पहुंचा। दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। L1 लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाता था। हालांकि नई शराब नीति लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इसी तरह अन्य लाइसेंस के लिए भी फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई। इससे छोटे ठेकेदार लाइसेंस नहीं ले सके। इसका सीधा सीधा फायदा बड़े व्यापारियों को मिला। उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग द्वारा L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस भी किए गए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी भी बिडर का पैसा वापस करने का नियम नहीं, लेकिन सिसोदिया के कहने पर ऐसा भी हुआ। कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लाइसेंस फीस में बड़ी छूट दी। वास्तव में सरकार ने कंपनियों की 44.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। ये छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए ही दी गई। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत राज्य को 32 जोन में बांटा था। इसमें से 2 जोनों के ठेके एक ऐसी कंपनी को दिए जो कि ब्लैक लिस्टेड थी। शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कार्टेल पर प्रतिबंध होने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों को कार्टेल का लाइसेंस दिया। इसके तहत शराब कंपनियों को शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट मिल गई। इसका फायदा भी शराब बेचने वालों को ही हुआ। नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठक में मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट नोट सर्कुलेशन के बिना ही प्रस्ताव पास करा दिए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उद्देश्य से ड्राई डे की संख्या घटा दी गई। ये संख्या पहले 21 थी। वहीं नई शराब नीति के तहत दिल्ली में ड्राई डे अब महज 3 दिन ही था। शराब ठेकेदारों को पहले 2.5% कमीशन मिलता था। वहीं नई शराब नीति के तहत इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इससे शराब ठेकेदारों को ही फायदा हुआ, वहीं सरकारी खजाने को नुकसान झेलना पड़ा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति दी। वहीं नियम यह कहता है कि शराब निर्माता और रिटेल विक्रेता अलग अलग होगा। उपराज्यपाल से अनुमति लिए बिना ही 2 बार आबकारी नीति को आगे बढ़ाया गया। साथ ही मनमाने ढंग से छूट भी दी गई। इसका शराब कंपनियों ने फायदा उठाया। कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही सारे फैसले ले लिए गए। दिल्ली सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के टेंडर में नई शर्त जोड़ते हुए कहा कि हर वार्ड में कम से कम 2 दुकानें खोलनी पड़ेंगी। इसके लिए दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना ही अतिरिक्त दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। इसका शराब निर्माता कंपनियों ने पूरा फायदा उठाया। सोशल मीडिया बैनर्स और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा देने वालों पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई भी नहीं करी। ये दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के 26 और 27 नियम का उल्लंघन था। नई आबकारी नीति लागू होने के लिए केजरीवाल सरकार ने जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब नीति बनाने वाले आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी काफी हंगामा कर रही है। कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम न होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। अरोड़ा सिसोदिया के काफी करीबी थे और अब वो सरकारी गवाह बन गया है।
अरोड़ा ने ही सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपितों के नाम लिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया से अन्य आरोपितों व डिजिटल सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल शराब घोटाले के आरोपितों ने 170 फोन बदले थे, इसमें से सिसोदिया ने 14 फोन बदले थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन फोन्स में भी अहम सबूत थे, इसलिए सिसोदिया समेत इन आरोपियों ने या तो इन फोन्स को तोड़ दिया या फिर बदल दिया। और अब सीबीआई तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पूरा मामला है दिल्ली की इस पूरी आबकारी नीति या शराब नीति को लेकर, वो इस समय काफ़ी जटिल मोड़ लेता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से भी ऊपर बढ़कर भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं लड़ाई बन चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।